इट्स डे 4 ऑफ आवर मास्टर सीरीज़ और आज हम लेके आए हैं आपके लिए द न्यू क्लासिकल एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जैसे कि एलिजाबेथन एज हम डिस्कस कर चुके हैं अपने डे 1 में। डे 2 में शेक्सपियर ट्रेजेडीज़ एंड कॉमेडीज़ एंड डे 3 में हम मेटाफिजिकल पोइट्स कवर कर चुके हैं। और आप ये जब तरीके देखेंगे हमारे तो आपको और मज़ा आएगा, है ना। जिस तरीके से हमने कवर अप किया है, बहुत ही डीप डाइव करके बहुत ही अच्छे तरीके से मेटाफिजिकल पोइट्स किए हैं। अब जो बिल्कुल ही अनजान हैं, परेशान हैं, उनको मैं रोमांटिक एज तो हम बाद में करेंगे, न्यू क्लासिकल एज करने से पहले ये बताने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास बात। क्या ख़ास बात है कि आप कनेक्ट कैसे करोगे। तो कनेक्ट आप ऐसे करोगे कि हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड किया हुआ है, मिडिल इंग्लिश पीरियड किया हुआ है, एलिजाबेथन पीरियड किया हुआ है। अब आपने नहीं किया है, आप लेट हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और पुराने लेक्चर्स देखने और कवर अप कर लेना है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एलिजाबेथन एज किया हुआ है, आज हम कर रहे हैं न्यू क्लासिकल एज पीरियड, ठीक है। न्यू क्लासिकल पीरियड हम करेंगे ये कब, इसमें खासियत क्या है देखो। जैसे कि हमने देखा ओल्ड इंग्लिश के टाइम में ऐसे वॉरियर्स, मॉन्स्टर्स, फेथ, गॉड, वो वाली सारी सर्वाइवल पोइट्री टाइप, रिलीजियस टाइप चल रही थी, ठीक। मिडिल इंग्लिश में भी थोड़ा सा वैसा ही हाल था, मॉर्टेलिटी के बारे में, मॉरलिटी की वो वाली सारी, लव्स इन सोसाइटी, वो सारी बातें चल रही थी। अच्छा, ट्रिगर इवेंट भी आपको याद रखने हैं थोड़े थोड़े से साथ में क्या चल रहे थे। एलिजाबेथन एज में जो हमने डे 1 में किया है डीप डाइव, उसमें हमने क्या देखा कि लोग सेलिब्रेट कर रहे थे लाइफ को। वो ये अंदाज़ा लगा पा रहे थे कि ह्यूमन पोटेंशियल इज़ लिमिटलेस। रेनेसांस आया था, रीबर्थ हुआ था, गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड रहा है हमारे इंग्लिश लिटरेचर का, ठीक है। फिर जो हमारा न्यू क्लासिकल आया उसमें लोग रीज़न यूज़ करने लगे, जिसमें रेस्टोरेशन और एनलाइटमेंट, वो सारी बातें अब हम आज करेंगे अच्छे तरीके से। कैसे अच्छे तरीके से, इसमें हमको देखनी है रेस्टोरेशन, अगस्थन एज और एज ऑफ जॉनसन, पूरा डीप डाइव है। जो बच्चे ने उनको मैं बता दूं कि आपको सिर्फ इतना सा करना है कि डेली आधा घंटा आपको पेपर 1 को देना है और बचा हुआ 1-1.5 घंटा आपको इसको देना है। मतलब मैक्सिमम 2-3 घंटा आप डेली दीजिए और आप क्या खूब तैयार करेंगे, क्योंकि स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ। इतना कम टाइम में कैसे कर लेंगे, क्योंकि आपको थ्योरी नहीं दी जा रही है, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं दी जा रही है। जो मेन चीज़ें वो दी जा रही हैं। और कमाल की बात यह है कि जो कीवर्ड्स आपको एग्ज़ाम में PYQ उसमें दिखेंगे, वही कीवर्ड्स आपको यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये एग्ज़ाम के लिए बेस्ड कंटेंट है, जिसमें आप चीज़ें जान पा रहे होंगे। और ये भी नहीं है कि हम आपको चीज़ें बस रटा नहीं रहे हैं, हम समझा रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, बस फालतू थ्योरी नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आओ समझते हैं न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज का सबसे पहले जानते हैं कंटेक्स्ट ऑफ बर्थ, कि वो आया कैसे, हाउ डिड द न्यू क्लासिकल एज इमर्ज। तो इसका हिस्टोरिकल ट्रिगर ये हुआ था कि द न्यू क्लासिकल एज बिगिंस with the restoration of Charles II to the English throne in 1660। देखो, क्वीन एलिजाबेथ के बाद जो रेस्टोरेशन हुआ था चार्ल्स सेकंड का, वो मेन बात थी। ओह सॉरी, जस्ट अ मिनट, हाइलाइटर बाबू कहाँ हो, ये है। बताइए आज कौन से कलर से आप पढ़ना पसंद करेंगे। ग्रीन, चलिए ग्रीन से पढ़ा देते हैं। न्यू क्लासिकल एज कैसे बिगिन हुआ, रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड से बिगिन हुआ, जो इंग्लिश थ्रोन पे 1660 पे आ गए। इतनी बात याद रहेगी, रहनी चाहिए, है ना। आफ्टर 18 years of Prussian rule under Cromwell, which was austere, anti-theatrical, anti-pleasure, the restoration brought a cultural explosion। अब बात क्या है, जो मैंने आपको बताया एलिजाबेथन एज, वो हमारा रेनेसांस के टाइम वाली थी, है ना। उसके बाद जो मेटाफिजिकल एज आई, जो मेटाफिजिकल पोइट्री जो मैंने आपको कल पढ़ाई है ना, क्यों पढ़ाई, इसीलिए पढ़ा रही हूँ ना सीक्वेंस में। एलिजाबेथन एज हमने पढ़ी, एलिजाबेथन एज में हमने देखा कि ये कब से कब तक चलाई है, तो 1603 तक बात हो गई ना, इनकी कहानी ख़त्म। और अब हम कहाँ पढ़ रहे हैं, 1660। तो बीच का टाइम पीरियड में कोई तो और आया होगा, तो कौन आया होगा, तो वो जानो।
वो ये जानो कि हमने एलिजाबेथन एज की जो हमारे शेक्सपियर हमको अलग से भाई साहब को पढ़ना था, हमने वो उन सबको पढ़ लिया। अब हमने मेटाफिजिकल हो जाओ, तुम भी हाईलाइट हो जाओ। डे 3 में हमने जब मेटाफिजिकल पोइट्स हम पढ़ रहे थे कि ये कब से कब तक आया, कब क्या आया, कब नहीं हुआ, तो उसमें हमने क्रॉमवेल बहुत पढ़े थे या आया याद नहीं आया था? अभी नहीं आया तो हम याद दिला देंगे, कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठे हैं आपको याद दिलाने के लिए। इसमें आपने एक पॉलिटिकल वो पढ़ी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो दिखाना इसलिए ज़रूरी है ना कि वरना आप लोगों को लगता है कब पढ़ाया था आपने, तो अब हम पढ़ाते तो सब कुछ हैं, बस आपको बार बार बताना पड़ता है कि देखो ऐसा भी हमने कराया था, ऐसा भी हमने कराया था, क्योंकि बिना हल्ले के अभी आप लोग समझते नहीं हैं। ये देखो, ये जो हमारे ये भाई साहब थे मार्वेल, जिनका टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस मैंने कहा था कि पढ़ो, ज़रूर पढ़ो, ज़रूर पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस वाले जो एंड्रयू मार्वेल साहब थे, उनने एक चीज़ लिखी थी। क्या लिखी थी? इन हॉरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, जो पॉलिटिकल मास्टरपीस था, बैलेंस्ड व्यू ऑफ क्रॉमवेल एंड चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूशन, ये दोनों था। तो अभी ये आपने देख लिया चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूशन, बस यही समझ लो। यहीं से हमारे कौन आए हैं? चार्ल्स सेकंड आए हैं। कब आए हैं? रेस्टोरेशन एज में आए हैं। ये हम कम्युनिकेशन पे आ गए, बट हमको आना कहाँ था? एक तो कुछ भी हो जाता है, कभी भी समझ नहीं आता। जस्ट ये जब ऐसे टेक्निकल एरर्स आते हैं ना, तब इतना गुस्सा आता है कि क्यों हो रहा है, बट गुस्सा नहीं करना है, हमें आराम से चीज़ें समझनी है। चलो, मैंने वो आपको दिखा दिया था, कोई बात नहीं, हो गया। अब हम ये समझ रहे हैं न्यू क्लासिकल एज हमारी इमर्ज कैसे करी। हमने वो होरेशियन ओड वाला जो एंड्रयू मार्वेल वाला था, वो पॉलिटिकल देख लिया, पॉलिटिकल मास्टरपीस, कि वो मेटाफिजिकल एज में वो वाली चीज़ चल रही थी। और कौन आए थे? क्रॉमवेल आए थे। और एग्जीक्यूशन किसका हुआ था? चार्ल्स फर्स्ट का। तो चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन के बाद रेस्टोरेशन किसका हुआ है? चार्ल्स सेकंड का। इतना तो कनेक्ट कर लिया होगा ना, ठीक है। 18 साल के बाद क्या हुआ? पुरिशन रूल के अंडर में जो क्रॉमवेल, ईयर्स ऑफ पुरिशन रूल जो चल रहा था अंडर क्रॉमवेल्स का जो रूल चल रहा था, उसमें क्या हुआ कि जो बहुत ज़्यादा ऐसा एंटी थिएट्रिकल था, एंटी प्लेजर था, है ना, जिसमें लोग खुल के रह नहीं सकते, सोच नहीं सकते, काम नहीं, वो वाला जो था, जो दिल से खुश नहीं थे, तो वहाँ से क्या आया? रेस्टोरेशन ने क्या किया कि एक कल्चरल एक्सप्लोजन लाया, है ना, तो क्या हुआ कि बहुत ऐसे रिजिड चीज़ें चल रही थी, तभी रेस्टोरेशन में कल्चरल एक्सप्लोजन हुआ। ऑफ द कोर्ट had lived in exile in France and absorbed French neoclassical refinement. When they returned, they brought that sensibility to English literature. The result is literature became more polished, rational, witty, satirical and rule-bound. अब हुआ क्या कि इतना सब जो दुर्व्यवहार, इतनी जो रिजिड चीज़ें चल रही थी, उनके चलते क्या हुआ कि हमारा जो लिटरेचर हुआ वो और ज़्यादा पॉलिस्ड हो गया, रेशनल हो गया, विटी हो गया, सटायरिकल हो गया, रूल बाउंड हो गया। कैसे हो गया कि जो कोर्ट में जो लोग थे, लिव्ड इन एग्जाइल इन फ्रांस, उन्होंने जो फ्रेंड्स की चीज़ें एब्जॉर्ब की, सीखी, और जब वो वापस आए तो वो एक सेंसिबिलिटी वापस लाए। जैसे कि मैंने यूनिफाइड सेंसिबिलिटी कल पढ़ाया है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी पढ़ाया है कल। जिन बच्चों ने पढ़ाया वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर आपका बेस ही ख़राब है तो आई एम सॉरी, यू आर नॉट फॉर हेयर, है ना। आप जाओ पहले बेस का पढ़ो, और कहाँ से पढ़ो, मतलब ऐसा कोई बाउंड नहीं हो, आप कहीं से भी पढ़ो, बट मैं आपको बताना चाहूँगी, चाहे आप हमारी फाउंडेशन सीरीज से पढ़ लो जो बिल्कुल फ्री है, कोई प्रमोशन नहीं है, सब फ्री है, और चाहे जो अभी हमने डे 1, डे 2, डे 3 की है, एटलीस्ट उतना तो कवर अप रखो ही, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही कीमत है आपकी। कोर्स आप कितने भी महंगे खरीद लो, कंसिस्टेंट नहीं हो तो सब बेकार है, ठीक। ये तो फिर भी हम आपको पेड वाली चीज़ें फ्री में पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम दया कर रहे हैं, इट्स लाइक कि हमारा मन है आपको इतना बेटर कंटेंट देने का, ठीक, पढ़ाने का, ठीक है। तो आप हल्के में ना ले, पढ़ाई रेगुलर करें। द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन कि न्यू क्लासिकल कैसे आया,
Neoclassical ऐसे आया, द एज डेलिबरेटली लुक्ड बैक टू द एंशियंट ग्रीक्स एंड रोमन्स। अचानक से क्या हुआ, लोग जो हमारे पूर्वज थे ग्रीक्स रोमन, उनकी तरफ देखने लगे, स्पेशली हॉरेस, वर्जिल, साइसेरो, ठीक, एज मॉडल्स ऑफ परफेक्शन। इनको एज अ मॉडल ऑफ परफेक्शन लोग जानने लगे, देखने लगे। तो जो प्रिफिक्स आया है, दैट इज़ न्यू, कि न्यू। और क्लासिकल इज़ लाइक ग्रीको रोमन, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्हीं को, जो क्लासिकल वो चल रहा था ना, हॉरेस की आइडियोलॉजी, वो जो सारी चीज़ें थी, बस वहीं से। अब डोंट से कि आपको ये आइडियोलॉजीज़ नहीं मालूम है, इसीलिए मैंने फाउंडेशन से यूज़ कराई थी, बट कोई बात नहीं, मैं बताती रहूँगी अभी साथ में, ठीक है, रुके रहो। अ न्यू इमिटेशन ऑफ क्लासिकल आइडल्स। तो न्यू क्लासिकल नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि जो क्लासिकल आइडियोलॉजी चल रही थी हमारे एंसेस्टर्स की, ग्रीक, रोमन, हॉरेस, वर्जिल, इनकी, तो उसी को एक नए तरीके से लाया गया, डेट इज़ न्यू क्लासिकल। द कोर बिलीफ वॉज द एंशियंट हैड परफेक्टेड लिटरेरी आर्ट, द मॉडर्न मस्ट फॉलो देयर रूल्स। इनका मानना था कि जो वो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने लिटरेरी आर्ट को एक परफेक्ट वे में देखा हुआ है, और हमें जो मॉडर्न्स है उनको भी वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए, उनके रूल फॉलो करने चाहिए। दिस इज़ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम रोमेंटिसिज्म विच रिजेक्टेड रूल्स, और मॉडर्निज्म विच ब्रोक ऑल रूल्स। ये जो हमारा ये वाला एज था, रेस्टोरेशन नहीं, मतलब आप ऐसे न्यू क्लासिकल वाला जो टाइम पीरियड था, इसमें क्या हुआ कि ये पुराने रूल्स मानने लगे थे। बट हमारा जो रोमेंटिसिज्म आया, वो इनके रूल्स रिजेक्ट करने लगा था। अभी रोमेंटिसिज्म हम कल पढ़ेंगे ना, तब हम अच्छे से देखेंगे। और बाद में मॉडर्निज्म आया, उन्होंने तो सारे ही रूल्स ब्रेक कर दिया। ऐसे क्या रूल थे जो ब्रेक करने पड़ गए? जब रूल बहुत ज़्यादा ऐसे दिक्कत देने वाले होते हैं कि लोग नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तभी टूटते हैं ना, तभी नए रूल बनते हैं। तो अभी हम वो सारे रूल्स देखेंगे। पहली बात, हमारी डोमिनेंट फिलॉसफी क्या थी? द एज ऑफ रीज़न। इसको हम द एज ऑफ रीज़न भी बोलते हैं। क्यों एज ऑफ रीज़न बोलते हैं? आप ऐसे याद रख लो, रेस्टोरेशन, द एज ऑफ रीज़न, है ना, आर। The neoclassical period is also called the age of reason because reason, rationality and logic were the supreme human faculties, not emotion, not imagination. ना हम इमोशन पे ध्यान दे रहे थे, ना हम इमेजिनेशन पे। जहाँ एलिजाबेथन पीरियड में हम इतना लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे थे, फील कर रहे थे, वहीं हम मेटाफिजिकल में हम देख रहे थे कि हम मेटाफिजिकल कॉन्सीट यूज़ कर रहे थे, वेट यूज़ कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं फील तो कर रहे थे ना इमोशन। यूनिफाइड सेंसिबिलिटी तो थी ना, कि थॉट भी है, इमोशन भी है। बट क्लासिकल वे की तरह हमारे न्यू क्लासिकल पीरियड में क्या हुआ, हमने इसको एज ऑफ रीज़न कह दिया, क्योंकि ना हम यहाँ इमोशन को तवज्जो दे रहे थे, ना इमेजिनेशन को। हम यहाँ पे मान रहे थे तो सिर्फ रीज़न, रेशनैलिटी और लॉजिक को सुप्रीम ह्यूमन फैकल्टीज। दिस अलाइंस विद द फिलोसफिकल मूवमेंट ऑफ एनलाइटमेंट। ये हमारा एक फिलोसफिकल मूवमेंट ऑफ एनलाइटमेंट की तरफ ले गया, जिसमें हम अभी अलग अलग की फिगर्स को भी पढ़ेंगे, ठीक। लिटरेचर अकॉर्डिंगली वैल्यूड, इनके हिसाब से क्या था? ऑर्डर ओवर क्योस, जनरल ट्रुथ्स ओवर इंडिविजुअल फीलिंग्स, सोशल मोरालिटी ओवर पर्सनल एक्सप्रेशन, विट एंड इंटेलेक्ट ओवर पैशन एंड सेंटिमेंट। अब यही 4 लाइनें आपको पढ़ के लगा होगा कि हाँ, कुछ तो रूल बाउंड था। तो वही रूल बाउंड देखने के लिए आगे हम पढ़ते हैं। रूल बाउंड जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि इस पूरी चीज़ को हम 3 फेजेस में पढ़ते हैं। तो ये 3 फेजेस देखो इतने अच्छे तरीके से, मतलब आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो काबिल तारीफ़ हैं, और कभी कभी खुद की तारीफ़ भी कर देना चाहिए। और आपको मौका मिले तो आप भी कर दिया करो, है ना। खुद की ही कर लिया करो भाई। खुद 4 घंटे अगर पढ़ रहे हो तो खुद की तारीफ़ करो, समझ रहे हो। अब बात सुनो, बात ये सुनो कि इस पूरे एज को हमने 3 फेज़ में बांट दिया। 3 फेज़ में कैसे बांट दिया? एक फेज़ था हमारा 1660 से 1700 तक, एक था हमारा 1700 से 1745 तक, और तीसरा हमारा था 1745 से 1785 तक, ठीक। फेज़ 1 में हमारी रेस्टोरेशन एज थी, जिसमें ड्राइडन, पेप्स, कॉनग्रीव, चिलरे, इनके बारे में हम देख रहे थे। फेज़ 2 में हम अगस्तन एज की बात कर रहे हैं, जहाँ पे पोप, स्विफ्ट, एडिशन, स्टील, ये लोग थे। और फेज़ 3 में हमारी एज ऑफ जॉनसन थी, जहाँ पे जॉनसन, गोल्ड स्मिथ, ग्रे, ब्रोन्स, ये थे, ठीक। अब हम इनके बारे में इंडिविजुअली पढ़ने जाएंगे तो हम सब समझते जाएंगे, है ना, अच्छी बात है।
फेज़ 1 हमने देख लिया, फेज़ 2 देख लिया, फेज़ 3 देख लिया, इनके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। अब पहली बात आती है कि रेस्टोरेशन समझ आ रहा था, जॉनसन समझ में आ रहा था, पर अगस्तन एज, अगस्तन, वाई अगस्तन? द पीरियड 1700 to 1745 is called the Augustan because English writers compared themselves to the Roman writers under the Emperor Augustus. आ गया समझ में? आ गया समझ में? अभी तक आप नाम ही पढ़ते थे, बट अब आपको डिटेल मिल रही है कि ऐसा हो क्यों रहा है। आपको ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बनानी है कि आपको वो रूल बाउंड चीज़ें पढ़नी है कि इसका फॉर्मूला तो ऐसे ही होता है, इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा ही बनेगा, इसका कॉन्जुगेशन तो यही होगा। नहीं, हर चीज़ का अपना एक लॉजिक है, हर चीज़ की अपनी चीज़ें हैं, आपको बस समझते जाना है ना। द पीरियड 1700 to 1745 इज कॉल्ड द अगस्तन एज बिकॉज इंग्लिश राइटर्स जो थे वो अपने आप को कंपेयर करने लगे थे रोमन राइटर्स के। किसके एज, किसके रूल के अंदर? अंडर एम्परर अगस्थस, इसलिए वो अगस्थन एज हो गई। कौन कौन से रोमन राइटर? हॉरेस, वर्जिल, ओविड, who represented the pinnacle of literary civilization। ठीक, अब किसने किस किस को माना ये भी देख लो। पोप ने हॉरेस को माना, ड्राइडन ने वर्जिल को माना। इट वॉज अ सेल्फ कॉन्शियस पैरेलल। ठीक, आ गई बात समझ में? मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से आ रही होगी, है ना। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि इन जो न्यू क्लासिकल लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो पहला फीचर इसमें है रीज़न एंड रेशनैलिटी। जैसे कि जो मैंने आपको फाउंडेशन सीरीज़ में, ये जो मैं आपको टेबल दिखा रही हूँ ना, ये मैं आपको बता दूँ कि ये हमने फाउंडेशन सीरीज़ में आपको बहुत अच्छे से सब कुछ बताया हुआ है कि चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई हैं, कैसे हुई हैं, है ना। तो इन केस आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ना है, बहुत ही बेसिक से, मतलब बहुत ही बेसिक का मतलब ये है कि इसमें मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड है तो उसको मैंने इतना डिटेल में बताया है ना। तो फाउंडेशन सीरीज इज लाइक द गोल्डन थिंग। ठीक, मिडिल इंग्लिश बहुत अच्छे से बताया। तो अगर आपको इतना डिटेल में पढ़ना है, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना है, अगर आपका फाउंडेशन बिल्कुल ही हिला हुआ है तो आपको यहाँ फाउंडेशन सीरीज में जाना है, जिसका मकसद ही यही था कि आप सरफेस लेवल पे नहीं, मतलब ज़मीनी ग्राउंड लेवल पे चीज़ें सीख पाओ, है ना। नींव आपकी पक्की होनी चाहिए। न्यू क्लासिकल एज में जैसे कि हम देख रहे थे कि रीज़न बहुत था, है ना। तो रीज़न जब बहुत था तो इसमें हमने देखा कि रीज़न और रेशनैलिटी बहुत थी, इसकी सुप्रीम वैल्यू थी। इमोशन वॉज मिसट्रस्टेड, इमोशन को तो साइड रख दिया था, है ना। जैसे अभी भी लोग रख नहीं पाते हैं साइड, तो कभी कभी रख दिया करो, अच्छा रहता है। इमोशन वॉज मिसट्रस्टेड, लिटरेचर वॉज एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट रेशनल ऑर्डर्ड थिंकिंग। सेमुअल जॉनसन का जो क्रिटिसिज्म था, पोप्स के जो एसेस थे, एडिसन्स के जो जर्नलिज्म थे, all privileged logical argument and balanced judgment, the ideal reader was educated, rational and moral। मतलब आप इतनी बात याद रखो कि नया क्लासिकल है तो वहाँ पे रीज़न और रैशनैलिटी को सुप्रीम वैल्यू दी गई है, इमोशन को साइड कर दिया गया है। दूसरी बात यह है इमिटेशन ऑफ द एंसेंट्स, जो एक डेकोरम मेंटेन रखा उन्होंने, पुराने अपने पूर्वज लोगों की बातों को सीख के। लाइक फॉलोइंग द क्लासिकल रूल्स वॉज नॉट सीन एज अ लिमिटेशन, इट वॉज सीन एज एक्सीलेंस। उन पुराने लोगों को मानना उनके लिए लिमिटेशन नहीं था, एक्सीलेंस का सिंबल था। एक डेकोरम मेंटेन रखा उन्होंने। डेकोरम क्या होता है? द प्रिंसिपल डेट स्टाइल मस्ट मैच द मेन सब्जेक्ट, द प्रिंसिपल डेट स्टाइल मस्ट मैच सब्जेक्ट। लाइक हाई सब्जेक्ट्स का एलिवेटेड स्टाइल था, एपिक ट्रेजेडी जिसमें था। लो सब्जेक्ट का लोअर स्टाइल था, लाइक कॉमेडी सटायर। मतलब हाई सब्जेक्ट में उन्होंने क्या क्या रखा? एपिक ट्रेजेडी। लो सब्जेक्ट्स में क्या क्या रखा? कॉमेडी सटायर। और मिक्स स्टाइल में क्या रखा? बेड आर्ट। दिस प्रिंसिपल गवर्न्स ऑल न्यू क्लासिकल राइटिंग। थर्ड वी हैव इज़ द हीरोइक कपलेट, जिसमें द सिग्नेचर फॉर्म की बात कर रहे हैं। हीरोइक कपलेट एक सिग्नेचर फॉर्म मानी जाती है रेस्टोरेशन एज की, जो आपको याद रखनी है। द हीरोइक कपलेट क्या होता है? 2 राइमिंग लाइन्स ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर। अब जो बच्चे अभी मेरे से सोनेट पढ़ के आ रहे हैं उन्हें मैंने क्या नहीं पढ़ाया है? हीरोइक कपलेट। बताओ बताओ, पढ़ाया है ना। चलो, द हीरोइक कपलेट, आप कहोगे बार बार पीछे चली जाती हैं, तो भाई पीछे का लिंक है इसलिए हम पढ़ तो भी पीछे का ही रहे हैं ना। ठीक है। द हीरोइक कपलेट, 2 राइमिंग लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर बिकेम द सिग्नेचर फॉर्म ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री। क्यों? क्योंकि इट एम्बॉडीज बैलेंस, विट एंड क्लोजर।
values the age prized. पोप परफेक्ट है, किसने परफेक्ट किया? पोप ने किया. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम देखेंगे ऐसे ऑन मैन, जिसमें हम वो पढ़ते हैं, होप स्प्रिंग्स एटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, मैन नेवर इज बट ऑलवेज टू बी ब्लेस्ड. ये क्या है? एक हीरो एक कपलेट है. इसमें आप क्या नोटिस कर सकते हैं? इसमें आप बैलेंस, एपिग्रामेटिक, एक क्लोज थॉट, इन सारी चीज़ों को आप नोटिस कर सकते हैं. हीरोइक कपलेट, आप अगर कोई पोएम, पोइट्री, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको एक लास्ट में 2 लाइंस लिखी मिलेंगी कपलेट, 2 राइमिंग लाइंस ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर. बस वही हीरोइक कपलेट होता है, जिसमें आपको बैलेंस मिलेगा, विट मिलेगा, क्लोजर मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी, पूरा सार मिल जाएगा, है ना. चलो, सटायर एज अ डोमिनेंट मोड. कुछ लोगों की जैसे ताने मारने की आदत होती है ना, वैसे ही इसका समझ लो सटायर. सटायर एज अ डोमिनेंट मोड. सटायर एज अ डोमिनेंट मोड में आप क्या जानोगे? सटायर का मतलब क्या है? रिडिकुलिंग ह्यूमन फॉली एंड वाइज टू रिफॉर्म सोसाइटी. Was the age most powerful literary weapon. Writers used satire to comment on politics, society, religion, and human nature. The great satirist, कौन से याद रखने हैं? जॉन ड्राइडन, जो एक पॉलिटिकल सटायरिस्ट थे. जॉन ड्राइडन कौन थे? एक पॉलिटिकल सटायरिस्ट थे. अलेक्जेंडर पोल सोशल सटायरिस्ट थे. और जोनाथन स्विफ्ट सेविज पॉलिटिकल और मॉरल सटायरिस्ट थे. ठीक, अब आपको इन्हें समझना है, कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है एमसीक्यूज में. तो ऐसे करना है कि जैसे आप जान लिया कि सटायर जो है वो डोमिनेंट चीज़ है रेस्टोरेशन इसकी, तो सबसे पहले आपको कोई ऐसी लाइन देखने को मिल गई, ऐसी चीज़ें देखने को मिल गई जहाँ आप एलिमिनेशन कर पाओ और सटायर है, तो आपको कहाँ पहुँच जाना है? रेस्टोरेशन एज पे. दूसरी बात, जैसे कि हर एक एज का, हर एक टाइम पीरियड की अपनी खासियत है, और लोग लिखते ही इसलिए थे कि वो किसी न किसी ऐसी चीज़ को उभार के लिख पाएँ जिससे हमारे सोसाइटी में चेंजेस आ पाए, लोग पढ़ के समझ पाएँ कि अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा होना चाहिए था. तो बस वही सटायर है. मतलब आप व्यंग कह सकते हैं आसान भाषा में, भाषा नहीं भाषा में, है ना. तो राइटर्स क्या करते थे? सटायर यूज़ करते थे. क्यों? टू कमेंट ऑन पॉलिटिक्स, सोसाइटी, रिलीजन एंड ह्यूमन नेचर. आज के टाइम में भी लोग सटायर की ही थ्रू चीज़ें करते हैं, है ना, कहते हैं. कौन से ग्रेट सटायरिस्ट आपको याद रखने हैं? जॉन ड्राइडन, किस केस में? पॉलिटिकल सटायर में. अलेक्जेंडर पोप कौन से में? सोशल सटायर में. और जोनाथन स्विफ्ट. इतना याद रहेगा. विट और सोशल. विट क्या था? सोशल करेंसी. कैसे? विट इन द न्यू क्लासिकल सेंस इज नॉट जस्ट ह्यूमर, इट्स द एबिलिटी टू एक्सप्रेस ट्रुथ cleverly, sharply, and memorably. Pope definition from the essay on criticism says, true wit is, ये याद रखना. हाँ, कोई बात नहीं. हाँ, true wit is nature to advantage dressed, what often was thought but never so well expressed. तो विट क्या है? मतलब कल भी मैं आपको मेटाफिजिकल कॉन्सीट और विट बता रही थी, वैसे ही इसमें है कि ये केवल ह्यूमर नहीं था, इसमें एक एबिलिटी थी टू एक्सप्रेस ट्रुथ, सच्चाई को बताने की, चालाकी से, अपने अलग ही अंदाज में बताने की, है ना. तो वो चीज़ आपको याद रखनी है. विट वॉज द मार्क्ड ऑफ एजुकेटेड कल्चरल सिविलाइज्ड पर्सन. विटलेस राइटिंग इज इक्वल टू बेड राइटिंग. इनके एज में क्या हो गया कि अगर आपकी राइटिंग में विट नहीं है तो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है. समझे? अगली चीज़ है सोशल एंड मॉरल पर्पस. सोशल एंड मॉरल पर्पस क्या था कि लिटरेचर एज इंस्ट्रक्शन यूज़ होने लगा था फॉलोइंग द हॉरस डिक्टम. जैसे कि हॉरस की हमारी अच्छा, अभी तक मैं आपको हॉरस कह रही हूँ, हॉरस की मैंने आपको वो नहीं बताया क्योंकि मैं भूल गई कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम होगा और वो शांति से हॉरस सुन रहे हो. हॉरस का कहना ये था, मतलब अगर मैं क्लासिकल एज में जाऊँ, है ना, तो इनका कहना ये था कि पोइट्री शुड टीच एंड डिलाइट. मतलब हॉरस का कहना ये था कि पोइट्री को ऐसा होना चाहिए कि वो आपको इंस्ट्रक्ट भी करे और डिलाइट भी करे, मतलब आपको कुछ सिखाए भी और आपको महसूस भी हो. समझ रहे हो? तो हॉरस का डिक्टम फॉलो करते हुए ये इस बात पे पहुंच गए कि पोइट्री शुड इंस्ट्रक्ट और टू डिलाइट.
Neoclassical writers saw literature as morally serious, but neoclassical writers ने इनको morally serious देखा literature को. इन्होंने कहा इमोशन तो हम साइड में रखेंगे, हम पहले इसी बात पे आएंगे. ठीक है. एडिसन इन द स्पेक्टेटर एक्सप्लिसिटली aim to bring the philosophy out of closets and libraries, schools and colleges to dwell in clubs and assemblies. Literature was civic, public and corrective. मतलब ये आपको जो ऐसे रूल्स सी चीज़ें जहाँ दिख जाए ना, वहाँ आप समझ जाना कि क्या बात हो रही है. रेस्टोरेशन एज की बात हो रही है. ठीक. अब हम फेज वाइज डीप एनालिसिस करने वाले हैं. पहली एज हमने देखी, जो बच्चे भूल गए हों उनको मैं याद दिला दूँ. एक तो आप भूल भी बहुत जल्दी जाते हो गए, है ना. समझ रहे हो, बुढ़ापे का शरीर है ना. ये क्या था, विग था, क्या था, सटायर था, बताओ. 3 फेजेस जो हमने देखे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, अब इनको हम डीप डाइव करने वाले हैं. अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा नियो क्लासिकल एज कैसे आई, उसके फीचर्स क्या हैं, उसमें कौन कौन लोग हैं, कैसी कैसी जनरेशन्स हैं, क्या चीज़ें हैं. अगस्थन एज को अगस्थन एज क्यों बोल रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं, एक बार फटाफट से रिवाइंड करो अपने दिमाग में. और आ जाओ हमारे फेज़ 1 पे, रेस्टोरेशन एज पे. रेस्टोरेशन एज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमारा टाइम पीरियड है 1660 to 1700. इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जॉन ड्राइडन, दैट इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म. ये लाइन मतलब सपने में भी मत बोलना, ठीक है. जॉन ड्राइडन इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म. देखो, मैं ये मान के चल रही हूँ कि हर बच्चा यहाँ पे पढ़ा लिखा, मतलब इतना बेसिक से नॉलेज रख के नहीं आ रहा है, तो मैं उसको बेसिक चीज़ें भी पढ़ाऊँगी जो मैं पढ़ा रही हूँ. और मैं अगर मेरे को मैराथन ही लेनी हो, केवल आपको पढ़ा के ही चले जाना हो, तो मैं क्या है, फटाफट पढ़ूँ और पढ़ा के चली जाऊँ. बट नहीं, मेरा मोटिव है कि आपको चीज़ें समझ आए, और होपफुली समझ आ रही होंगी. आ रही हो तो एक बार कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना यार, है ना. चलो, जॉन ड्राइडन का हमने देखा 1631 to 1700 एंड ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म. इनका जो मेजर वर्क आपको याद रखना है, मैकफ्लेक नोए 1682 का. द फर्स्ट मेजर वर्क सटायर इन इंग्लिश. मॉक हीरोइक पोएम है. कैसी पोएम है, मॉक हीरोइक पोएम है. अटैकिंग थॉमस शेडविल. एलिवेटेड लो सब्जेक्ट यूजिंग हाई एपिक फॉर्म. ये जो अभी हम लो सब्जेक्ट हाई सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, बस वही है ये, इसलिए वहाँ पे हमने इतना ज़ोर डाला था. आया समझ में. एलिवेटेड लो सब्जेक्ट यूजिंग हाई एपिक फॉर्म इज़ मीनिंगफुल लाइक ब्रिलियंट सटायरिकल टेक्निक. मतलब अगर आप लो सब्जेक्ट में हाई एपिक फॉर्म डाल दे रहे हैं तो वो ब्रिलियंट सटायरिकल टेक्निक मानी जाएगी. डायरेक्ट प्रेडिसेसर ऑफ पोप्स डेनिसिड. ठीक, डेंसिएट. आगे समझ में. दूसरा आपको याद रखना है एब्सोलम एंड आस्टिफोल. पॉलिटिकल एलिगरी है जो वर्स में टेक्स्ट वरी एंड द एक्सक्लूजन क्राइसिस थ्रू बाइब्लिकल पैरेलल्स. ठीक. अब इतना याद तो रखोगे ही ना कि पॉलिटिकल एलिगरी है, इनवर्स है ना, किसको अटैक कर रही है, शेफ्ट्सबरी को कर रही है. ठीक है. ऑफ ड्रामेटिक पोएजी एंड ऐसे अगेन द इम्पॉर्टेंट वन जो आपको याद ही रखना है, ये एक फर्स्ट मेजर वर्क है इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म का इन द डायलॉग फॉर्म. तो अगर ये भी आ जाएगी फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन द डायलॉग फॉर्म, तो आपको वो याद रखना है जॉन ड्राइडन को और ड्रामेटिक पोएजी. ठीक. एक ऐसे है, कोई पोएम नहीं है, कोई ट्रेजेडी नहीं है, कैसे है. डिबेट्स एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश ड्रामा. क्या डिबेट रहे, एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न और फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश ड्रामा को. ड्राइडन हिमसेल्फ प्लेस निएंडर का रोल इन्होंने प्ले किया था, जो सपोर्ट कर रहा था इंग्लिश ड्रामा को. ठीक. जिसने ये नहीं पढ़ी है जाके पढ़ना, ये आपका होमवर्क है. ठीक है. देखो, सारी चीज़ें मैं एक जगह एक लेक्चर में नहीं ला सकती, है ना. अब मैं ये समझाने बैठ जाऊँगी तो आपका आगे की सारी चीज़ें जो मैं इतना डिज़ाइन करके लाई हूँ वो कहाँ जाएंगी, है ना. तो इसको आपको होमवर्क में पढ़ना है. ऑफ ड्रामेटिक पोएजी एंड एसा. एस्टेब्लिश द हीरोइक कपलेट एज द डोमिनेंट इंग्लिश पोइटिक फॉर्म. हीरोइक कपलेट आपको याद रखना है, अभी मैंने इतना समझाया है. आम्बिक, पेंटामीटर, 2 राइमिंग लाइंस, है ना. तो रेस्टोरेशन एज को हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स से भी जान रहे हैं. एक ये यूनिक
सब जॉनर आया हमारे पास, जैसे कि थिएटर्स ओपन होने लगे थे जो बंद हो गए थे पुरिशन रूल के अंदर। अच्छा, थिएटर्स हमने कब देखे? एलिजाबेथन एज में देखे। हमने ग्लोब थिएटर देखा था, है ना, और भी थिएटर्स देखे थे जो हम देख रहे थे कि वो शेक्सपियर ने स्टार्ट कराए, वो चल रहे हैं। तो वो सब चलते चलते क्या हुआ कि एलिजाबेथन तो बहुत शौकीन थी इन सारी चीज़ों की, तो उनको तो शौक था, तो थिएटर्स चल रहे थे। बट पुरिशन रूल के अंदर ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी, है ना, क्योंकि उनको लग रहा था ये सब तो फालतू है। और अब रेस्टोरेशन एज आई तो ये दोबारा खुलने लगे। जब दोबारा खुलने लगे, रीओपनिंग होने लगी, तो एक नया थिएटर कल्चर इमर्ज हो गया, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा देखा कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आया है सटायरिकल कॉमेडीज अबाउट अपर क्लास सोसाइटी, विटी रिपार्टी, सेक्सुअल इंट्रिग एंड सोशल हाइपोक्रेसी। ठीक, मतलब है सटायर ही सटायर, बट अपर क्लास सोसाइटी के लिए ज़्यादा है। इसमें हम बात करेंगे विलियम कॉनग्रीव्स की, जिनका वर्क है द वे ऑफ द वर्ल्ड, जो आपको याद रखना है, लव फॉर लव, फाइनेस्ट प्रोज स्टाइल इन रेस्टोरेशन कॉमेडी। इसमें आप दो कैरेक्टर्स देखते हो, मिलीमेंट और मिरावेल का, जो मोस्ट फेमस कॉमिक कपल हैं इंग्लिश ड्रामा के। अगर आपने वे ऑफ द वर्ल्ड और लव फॉर लव नहीं पढ़ा है तो आपको ये पढ़ना है। ठीक, इफ़ यू वांट मी टू कवर ऑल दीज थिंग्स तो आप कमेंट डाउन करोगे तो मैं कवर करूँगी, वरना नहीं करूँगी। ठीक है, विलियम, आई डोंट नो कि आप इसको क्या प्रोनाउंस करते होगे, पर विलियम विचले, मैं अगर डब्ल्यू कहूँ तब भी समझ जाना, है ना। तो इनका जो द कंट्री वाइफ है, द प्लेन डीलर है, मतलब कुछ लोगों को होता है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बोलने में टंग ज़्यादा स्लिप करती है, तो आई एम ऑफ डेट काइंड, बट आई होप कि ये चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनका वर्क अगर हम देखें, द कंट्री वाइफ, द प्लेन डीलर, जो ज़्यादा सिनिकल हैं, डार्कर टोन में जो बात करते हैं, कॉनग्रीव से भी ज़्यादा डार्कर टोन में जो बात कर रहे थे वो ये थे। और जॉर्ज इथरिड की अगर मैं बात करूँ, द मैन ऑफ मूड, जिन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, रेक हीरो। क्या किया था? रेक हीरो इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, चलो चलो अगली बात पे अगर हम जाएं तो हमारे पास है सैमुअल पेप्स, जो एक डायरिस्ट थे, मतलब नॉवेलिस्ट नहीं, डायरिस्ट थे। ठीक, पेप्स डायरी रिटन 1660 to 1669 इन शॉर्ट है। ये बहुत, मतलब ये बहुत ख़ास बात है ना। पेप्स डायरी रिटन इन 1660 to 1669 इन शॉर्ट हैंड। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो, आजकल लोग पेप्स डायरी का जो हमने देखा 1660 से 1669 में शॉर्ट हैंड में, अभी जो बच्चे ऐसे एसएससी सीरियल वगैरह की जो तैयारी करते हैं वो जानते हैं शॉर्ट हैंड की अहमियत, है ना। तो जो शॉर्ट हैंड की अहमियत जानते हैं तो उनको लगेगा कि बताओ 1660 से 1669 के बीच में इन्होंने पेप्स जो डायरी लिखी वो शॉर्ट हैंड में लिख दी, है ना। जो मोस्ट फेमस पर्सनल डायरी है इंग्लिश लिटरेचर में, जैसे डायरी ऑफ एने फ्रैंक बहुत फेमस है, वैसे ही ये बहुत फेमस पर्सनल डायरी है। विविड फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑन रेस्टोरेशन लंदन, मतलब वो उस टाइम पीरियड का जो लंदन का जो सीन चल रहा था वो बता रहे थे, जिसमें ग्रेट प्लाग, ग्रेट फायर ऑफ लंदन और थिएट्रिकल लाइफ के बारे में बात की थी। नॉट लिटरेरी फिक्शन, कोई भी लिटरेरी फिक्शन नहीं था, बट ये सारी सच्चाई थी, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, फेज़ 2 जो अगस्थनेज, जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्यों आया था, क्यों नहीं आया था, कैसे आया था, वो सारी बात हम फिर से कर रहे हैं। अगस्थनेज तो मैंने बता दिया था क्यों आया था, अभी बताया था ना। ठीक है, हम चाहते नहीं है कि बार बार चीज़ें रिपीट करें, है ना। अलेक्जेंडर पोप, जिनके बारे में, जिनको आप कह सकते हैं द मास्टर ऑफ नियो क्लासिस। ठीक, पोप इज़ द डिफाइनिंग पोएट ऑफ Neoclassicism. His heroic couplets are most quoted in English literary history. इनके बारे में आपको जानना ही जाना है। इनके जो कोट्स हैं, जो हीरोइक कपलेट्स हैं, वो आते ही आते हैं, है ना। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म जो इनका है 1711 का वर्क, इसमें जो इन्होंने 23 साल की उम्र में लिख दिया था, और अब की तो बात ही नहीं है
ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, मतलब आई फील कि जो पुराने लोग थे वो कम उम्र में भी ज़्यादा काम करते थे, है ना। और अब यहाँ ज़्यादा उम्र के बाद भी लोग कम काम कर रहे हैं। जस्ट अ थॉट। अब आप बताना इसमें आपकी क्या राय है ना। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म की अगर मैं बात करूँ तो इट्स आवर्स ट्रीटिस ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब, अगर आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, है ना, जाओगे कहाँ बिना पढ़े। तो इन्होंने बोला था अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, जो हम सब लोग आम भाषा में भी बोलते रहते हैं। एक इनका कोड जो बहुत आता है, डैट इज़ टू इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। ठीक। ट्रू विट इज़ द नेचर टू एडवांटेज रेस्ट। इतनी चीज़ें हैं, ये तीन तो याद रख लो। बाकी अभी हम और जब ऐसे आपके लिए बोनस लेक्चर्स लेके आएंगे ना, तो हम आपको ऐसे सारे मेन कोड्स करा देंगे, ठीक है। चलो, द रेप ऑफ द लॉक की अगर मैं बात करूँ अगले काम की, तो इनका काम जो था द रेप ऑफ द लॉक, ये ग्रेटेस्ट मॉक एपिक इन इंग्लिश। ये देखो, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप नोट्स बना रहे होगे, और नोट्स बनाने में ऐसे ये कीवर्ड्स जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो तो लिख ही रहे होगे, क्योंकि यकीन मानो जब तक आप खुद से लिख के नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। और मैं आपको यहाँ लिख लिख के पढ़ाने लगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। दैट्स व्हाई आई प्रेफर PDF। मतलब अभी मेरे पे उतना आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और इतना सिस्टम भी नहीं है कि मैं आपको ऐसे बोर्ड पे पढ़ाऊँ। तो जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें मेरी तरफ से हो सकती हैं बेटर वे में। रेप ऑफ द लॉक बेस्ड है एक रियल सोशल इंसिडेंट पे, जिसमें हम बात कर रहे होंगे, देख रहे होंगे लॉर्ड पेट्रे कटिंग अ लॉक ऑफ एराबेलस फर्मर्स हेयर। ठीक। दैट्स द रेप ऑफ द लॉक। यूजेस एपिक मशीनरी to satirize aristocratic tribalism. The poem is about making mountains out of molehills, perfect satire on of vanity. ठीक है। रेप ऑफ द लॉक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये भी आपका होमवर्क है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और बाकी मैं इतना आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे तो आपने ये पढ़ा ही होगा। मुझे लगता नहीं है कि आपने ना पढ़ा हो, ऐसा हो नहीं सकता, बट इन केस नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। वहीं बात आ रही है ऐसे ऑन मैन। ऐसे ऑन मैन एक बहुत ही फिलोसफिकल पोएम है ह्यूमन नेचर एंड गॉड पे, और ये बात कर रही है वॉट एवर इज़ राइट द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। इसमें लेवनेजियन ऑप्टिमिज्म इनवर्स देखने को मिला है। ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं ये याद रखना किससे रिलेटेड है। मैं बोल रही हूँ ना कि इनके इतने सारे कोट हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अलेक्जेंडर पोप के, है ना। तो मैं आपको एक बोनस क्लास लेके सारे कोट्स करा दूंगी, ठीक है। द डंसियार्ड, जिसमें हम सटायरिकल मॉक एपिक की तरह इसको देख रहे हैं, अटैकिंग डलनेस इन बेड राइटर्स। इसमें डेंसिस का मतलब है वेड ऑथर्स हु सेलिब्रेट मीडियोक्रिटी, अ होल ऑफ शेम इन वर्स। ठीक, ये भी अगर आपने पढ़ी होगी तो आप जान रहे होगे कि कैसे इसमें सटायर किया गया है बेड राइटर्स की तरफ, जो एक मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, उनकी तरह उतना रूल बाउंड होकर उतना हाई लेवल का नहीं लिख रहे थे। ट्रांसलेशंस ऑफ होमर, इलियड्स एंड ओडिसी, जो आपको हर अगले पेपर में देखने को मिल रहा होगा, दैट्स द मेड पोप वेल्दी एंड फेमस। यही एक ऐसी चीज़ थी, मतलब यही क्या, मतलब ये एक ऐसी चीज़ थी जिन्होंने पोप को बहुत ज़्यादा फेमस बनाया था और रईस बनाया था। फर्स्ट टाइम अ पोइट बिकेम रिच फ्रॉम राइटिंग अलोन। केवल लिखने से जो पहली बार पोइट जो कोई रिच बना था, डैट्स फ्रॉम हिज वर्क ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स इलियड एंड ओडिसी बाय 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 अलेक्जेंडर पोप। ठीक है। जोनाथन स्विफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये सेवेज सटायरिस्ट की तरह हमको देखने के मिले हैं इनके वर्क के थ्रू, है ना। अभी जब हम आगे और राइटर्स को पढ़ेंगे तो हमको और मज़ा आएगा। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आई वांट कि मैं होल थिंग, द होल नियो क्लासिकल थिंग, जितनी भी आपको पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारी एक लेक्चर में समा पाऊँ। ठीक। जोनाथन स्विफ्ट का जो आप सब पढ़े हुए हैं ग्लोबल ट्रेवल्स, पढ़ा है ना, पढ़ा होगा, डोंट से कि ये नहीं पढ़ा है ना। स्विफ्ट सटायर इज डार्कर, मोर सेविज, मोर डिस्पेयरिंग देन पोप्स एलिगेंट विट। पोप क्या थे, बहुत एलिगेंट विट यूज़ करते थे, बट स्विफ्ट बहुत ज़्यादा डार्क, बहुत ज़्यादा सेविज, बहुत डिस्पेयरिंग
यूज़ करते थे। ही राइट्स इन प्रोज नॉट वर्स। वो वर्स फॉर्म में नहीं लिखते थे, प्रोज फॉर्म में लिखते थे। गुलिवर ट्रेवल्स जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको देखने को मिलता है। ये एक ट्रैवल एडवेंचर स्टोरी है जिसमें आप देखते हैं कि इसके 4 पार्ट हैं सटायर के। पहला पार्ट लिलीपुट है, दूसरा ब्रॉडिंग नेग है, तीसरा लेपुटा है और चौथा हुइन हिंस है ना। जैसे कि आप पहले छोटे बच्चों को लिलीपुट करके चढ़ाते हो, तो उसमें लिलीपुट क्या डिस्क्राइब कर रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज। पार्ट 2 क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ह्यूमन फिजिकल ग्रोसनेस, है ना, जिसमें ब्रॉड बैंग में हम देख रहे थे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लिलीपुट में हम देख रहे थे बहुत छोटे छोटे लोग हैं। लेपुटा जो एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और पार्ट 4 में ह्यूनिम्स जो ह्यूमन वर्सेस रेशनल हॉर्सेस पे सटायर करके जो आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सो इट्स मोर पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमैनिटी देखने को मिला है गुलिवर ट्रेवल्स से। और अगर ये आपने नहीं पढ़ा है तो भाई आप पता नहीं कहाँ पे है ना, आपको हिसाब लगा लीजिए कहाँ पे है, ये पढ़ लीजिएगा। एटलीस्ट इतनी चीज़ें याद रखिएगा, पार्ट 1 किससे रिलेटेड, पार्ट 2 किससे, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक। अ मॉडेस्ट प्रपोजल ऑफ 1792 1729 जो ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है स्विफ्टी एंड आयरनी का, proposes ironically proposes that Irish babies be eaten by English rich as a solution to poverty। ठीक, ये थोड़ा सा हॉरिफाइंग भी है क्योंकि इट डिस्क्राइब्स पावरफुल इंडिक्टमेंट ऑफ इंग्लिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आयरलैंड। आ मॉडेस्ट प्रपोजल आपको समझ आ गया होगा। अ टेल ऑफ अ टब जो सटायर है रिलीजियस करप्शन पे, जिसमें 3 भाइयों की बात हो रही है। 3 भाइयों की मतलब आप मान सकते हैं कैथोलिक्स, प्रोस्टेटेंट्स और प्यूरिशियंस, ठीक। अ टेल ऑफ टफ, ये आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, मेरे को एक बार कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। ये रिलीजियस करप्शन मतलब आप समझ पा रहे होंगे, चर्च रिलेटेड 3 भाई जैसे अलग अलग माने जाते हैं, उन पे एक तरह का सटायर है। कोई दिल पे ना ले, कोई बस इतनी बात समझ लो, है ना। द बैटल ऑफ द बुक्स जो सटायर है एंशियंट वर्सेस मॉडर्न डिबेट पे, ठीक है। और आई होप कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कर पा रहे होंगे, है ना, बिकॉज कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपके हाथ में नहीं होती, है ना, फिर भी आपको अपना काम करना होता है, तो बस उसी वाली सिचुएशन में आई एम स्टक। कोई बात नहीं, चलते हैं। एडिसन एंड स्टील जो एक पीरियोडिकल ऐसे है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील क्रिएटेड अ न्यू लिटरेरी फॉर्म। इन्होंने एक नया फॉर्म लाया था, दैट इज़ कॉल्ड द पीरियोडिकल ऐसे। और अब हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ने वाले हैं क्योंकि अभी तक हम बहुत आराम आराम से कर रहे थे, ठीक है। स्पीड पकड़ के हम बात समझेंगे। पीरियोडिकल ऐसे कौन लाया था? एडिसन एंड स्टील। कौन, इनका पूरा नाम क्या है? जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील, जो एक नई लिटरेरी फॉर्म लाए थे जिनको हम कह रहे हैं पीरियोडिकल ऐसे। जो शॉर्ट थे, अरविंद थे, मॉरल एसेस थे, जो पब्लिश होते थे न्यूज़पेपर्स में, एम्ड एट द ग्रोइंग मिडिल क्लास। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा द टेटलर, द स्पेक्टेटर अगेन द इम्पॉर्टेंट वन। द टेटलर फाउंडेड बाय स्टील जो सोशल कमेंट्री, फैशन और मैनर्स से रिलेटेड था, और वहीं स्पेक्टेटर जॉइंट वर्च्यू था जिसमें डेली एसेज आ रहे थे। करेक्टर देख रहे थे हम मिस्टर स्पेक्टेटर का एज अ ऑब्जर्वर ऑफ सोसाइटी, ठीक। सर रॉबर्ट डी कॉवर्ली जो मोस्ट फेमस स्पेक्टेटर करेक्टर रहे हैं, और इट एम टू मोरलाइज विद एंड अनलिव इन मोरालिटी। इतनी बातें याद रहेंगी। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हो और आप उसमें एडजस्ट होने की कोशिश कीजिए। वो बात अलग है, आप जो 2x पे हैं होंगे, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। 2x से आप 1.5 पे तो आ ही जाएंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस अगर मैं देखूँ तो इसका सिग्निफिकेंस ये रहा कि इट हेल्प्ड क्रिएटिंग द रीडिंग पब्लिक, शेप्ड मॉडर्न जर्नलिज्म एंड ब्रॉट लिटरेचर इनटू कॉफ़ी हाउसेस। तो अगर आपके PYQs में आ जाए कि ऐसे कौन सी चीज़ थी जो आपको लिटरेचर को कॉफ़ी हाउसेस तक लेके आई है, तो क्या है? पीरियोडिकल एसेस बाय एडिसन एंड स्टील। आगे समझे। अब नॉवल कैसे आया? नॉवल आर द राइज ऑफ द नॉवल अ न्यू क्लासिकल अचीवमेंट। द 18th सेंचुरी सॉ अ बर्थ ऑफ इंग्लिश नॉवल एज अ लिटरेरी फॉर्म। अभी तक आप नॉवल पढ़ रहे थे, लेकिन आपको ये नहीं मुझे नहीं मालूम, ये पता था नहीं पता था कि इंग्लिश नॉवल कैसे जगा, कैसे आया। तो वो इस ऐसे आया कि जो हमारे डैनियल डेफोए 1660 से 1731 के टाइम पीरियड के थे, उसमें क्या हुआ कि उनका जो वर्क था रॉबिन्सन क्रूसो, दैट इज़ कंसीडर्ड द फर्स्ट
नॉवल बाय सम स्कॉलर्स, कुछ लोग इसको फर्स्ट नॉवल मानते हैं, कुछ स्कॉलर्स इसको फर्स्ट नॉवल मानते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो को। वहीं पे हमारे पास मॉल फ्लेंडर्स भी है, जर्नल ऑफ प्लेग ईयर भी है। इसमें क्या है कि जो हमारे डेनियल डिफोए थे उन्होंने यूज़ किया है रियलिस्टिक डिटेल का और फर्स्ट पर्सन नैरेटिव का टू क्रिएट वेरसिमिलिट्यूड दैट्स कॉल्ड द अपीयरेंस ऑफ ट्रुथ। ठीक है, वहीं पे हमारे पे जो सैमुअल रिचर्डसन आए, जिनका आपने पेमेला पढ़ा होगा, क्लैरिसा पढ़ा होगा, है ना। पेमेला और क्लैरिसा, इन लोगों ने क्या किया, इन्वेंट किया, इन लोगों ने नहीं, सैमुअल रिचर्डसन ने इन्वेंट किया एपिस्टलरी नॉवल। ठीक, जो लेटर्स के थ्रू चीज़ें बताई जा रही हैं, नॉवल इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, दैट्स कॉल्ड द एपिस्टलरी नॉवल। इसमें हमारे पास आते हैं क्लैरिसा, जो लॉन्गेस्ट नॉवल है इन इंग्लिश लैंग्वेज, फोकसिंग ऑन फीमेल वर्च्यू एंड मिडिल क्लास मॉरलिटी। ठीक, अगले हमारे पास आ रहे हैं हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग में हमारे पास हैं टॉम जोन्स, जोसेफ एंड्रयूज, द एंटी रिचर्डसन, ये उनसे बिल्कुल अलग थे। ठीक, इनके में हमने देखा ही यूजेस omniscient narrator comedy broad social canvas argued against Richardson's sentimental moralizes. Joseph Andrews was written as a parody of Pamela. ठीक है, ये थोड़ा सा एंटी थे रिचार्डसन से, जैसे रिचार्डसन का जो तरीका था लिखने का, है ना, थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा वैसा डिटेलिंग, इनका अलग था। ही यूजेस ओमनिसेंट नरेटर कॉमेडी एंड ब्रॉड सोशल कैनवस। हेनरी फील्डिंग की हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करेंगे लॉरेंस स्टेरन, जिनका वर्क ट्रिस्ट्रम सैंडी, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल रहा है, जैसे नरेटर कैन नॉट इवन बॉन्ड बाय वॉल्यूम 3। मतलब आप ये समझिए कि इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल रहा है कि वॉल्यूम 3 आ गया और नरेटर हुआ ही नहीं है, अभी तक बात ही नहीं आई है। डेट्स अ टाइप ऑफ प्रोटो मॉडर्निस्ट, प्लेज विद टाइम डिग्रेशन, ब्लैंक पेजेस, कम्प्लीटली ब्रेक्स न्यू क्लासिकल रूल्स, रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टुवर्ड्स रोमांटिसिज्म। इनका जो ये जो लिखने का था, इन्होंने इतने सारे रूल्स तोड़े करे, तो ये थोड़ा थोड़ा ट्रांजिशन रोमांटिसिज्म की तरफ ले जाने लगे। ठीक है, अगली जो एज आई, फेज 3, एज ऑफ जॉनसन। अब जो बच्चे खो चुके हैं, पहली बात तो आंखें खोलो, पानी पियो और जानो कि हमने फ़ेज़ 1 पढ़ लिया, फ़ेज़ 2 पढ़ लिया, जो हमें 3 फेजेस पढ़ने थे उसमें हमने फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 पढ़ लिया, फ़ेज़ 3 पे हम आए हैं। आई डोंट वांट कि मैं आपको ये छोटे छोटे लेक्चर्स में दूँ, आई वांट कि आपको सारी चीज़ें एक जगह मिले, इसलिए ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा तब भी चलेगा। आप इतनी तो उम्मीद करती हूँ मैं कि आप, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है, पढ़ते रहो। ठीक है, फेज़ 3 में हम देख रहे हैं एज ऑफ जॉनसन, डेट्स द एज ऑफ ट्रांजिशन, जहाँ से ट्रांजिशन शुरू हो गया था। जैसे इसके लास्ट में हमने लॉरेंस स्टेरने के आते आते देख लिया कि ये रूल्स तोड़ने लगे थे न्यू क्लासिकल के। तो वहीं फेज़ 3 में जो एज ऑफ जॉनसन आई है, जिसमें सैमुअल जॉनसन आए हैं। अब सैमुअल जॉनसन से रिलेटेड कल मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताई थी, जिन बच्चों को याद हो जरा कमेंट डाउन कर दो, दिल खुश हो जाएगा मेरा। दिल नहीं टूटना चाहिए। खटाना साहब, खटाना साहब क्या था बताओ। रॉक स्टार सबने देखी होगी, सबको मालूम होगा, है ना। सैमुअल जॉनसन की अगर मैं बात करूँ तो जॉनसन डोमिनेटेड द लिटरेरी वर्ल्ड सो कम्प्लीटली दैट द एरा बियर्स हिज नेम। मतलब इतना ज़्यादा इन्होंने चेंज कर दिया कि इन्हीं के बेसिस पे नाम रख दिया गया, एज ऑफ जॉनसन। अ कन्वर्सेशनलिस्ट, क्रिटिक, पोइट, लेक्सिकोग्राफर और टावरिंग इंटेलेक्ट। मतलब इतना अच्छा इंटेलेक्ट था इनका, पढ़े लिखे होशियार, क्रिटिक भी हैं, पोइट भी हैं, लेक्सिकोग्राफर भी हैं, कन्वर्सेशनलिस्ट भी हैं, है ना। तो इन्हीं पे नाम रख दिया फेस कि हाँ ठीक है, एज ऑफ जॉनसन है। ठीक है, तो लिटरेरी डिक्टेटर के नाम से भी इनको जाना जा रहा है। डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो 9 साल लगे, बट वही इनकी फर्स्ट मेजर इंग्लिश डिक्शनरी हुई, जिसमें 40,000 से ज़्यादा वर्ड्स डिफाइन किए गए विद लिटरेरी कोटेशंस। मॉन्यूमेंट ऑफ स्कॉलरशिप, बिफोर इट इंग्लिश स्पेलिंग वॉज केओटिक। ठीक, इनका डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 1755 याद रखिएगा, लाइव्स ऑफ द पोएट, जिसमें वो उनने क्रिटिकल बायोग्राफीज़ लिखी 2 इंग्लिश पोइट्स, जिसमें वो आप समझ सकते हैं काउले से लेके ग्रे तक।
है ना, इस्टेब्लिश द कैनन ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इन्होंने बायोग्राफीज लिखी 52 इंग्लिश पोइट्स की, लाइव्स ऑफ द पोइट्स में। अच्छा, इन्होंने ही तो कल कोई बात बताई थी, एक सेंसिबिलिटी वाली, कौन सी वाली बात बताई थी इन्हें, ज़रा बताना मेरे को कमेंट डाउन करके। रेस्टलेस जो फिलोसफिकल नोवेला था, रिटन इन 1 वीक टू पे फॉर हिज मदर्स फ्यूनरल। ये आप पढ़ के समझ पा रहे होंगे कि किस हालात में उन्होंने लिखा होगा। प्रिंस एस्केप पैराडाइज टू सर्च फॉर हैप्पीनेस, फाइंड इट्स नोवेयर। मॉरल इसका क्या था कि कंटेंटमेंट इज इंटरनल नॉट सर्कमस्टेंशियल। ठीक, मैं नहीं चाहती कि आपके लिए बड़े बड़े वर्ड्स लेके आऊँ और आपको ऐसा लगे कि वाह लिटरेचर में हम क्या पढ़ रहे हैं नया। इट्स नॉट दैट बैग। ठीक है, हम इजी भाषा में भी चीज़ें सीख सकते हैं। द रैम्बलर, क्योंकि मैंने भी देखा है कि लोग कैसे बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करके आपको घुमा देते हैं और आपको लगता है अरे मैं तो ये सीख रहा हूँ, बट आप बेसिक चीज़ें, एसेंस नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि बच्चा एसेंस उन्हीं चीज़ों से समझ पाता है जितनी आसान चीज़ें उनको उनके जहन में उतरने लगती हैं, रिफ्लेक्ट आउट होने लगती हैं, क्योंकि आसान भाषा ही दिल तक का रास्ता होता है। बहुत बातें हो गई, अब हम रैम्बलर की तरफ आ रहे हैं वापस से। रैम्बलर जो वर्क है, जो पीरियोडिकल एसेज हैं, जिसमें 208 इशूज़ हुए और सीरियस है, मॉरलिस्टिक है, हैवियर देन स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर से भी ज़्यादा हैवी है ये। ठीक है, रैम्बलर पढ़ा है नहीं है, पढ़ा है बताना मेरे को। अच्छा, इतने सारे सवाल कोई इंसान अगर आपसे पूछ रहा है, या तो आप सवालों तक नहीं आ पा रहे हैं, मैं दिक्कत नहीं समझ पा रही हूँ, तो आप सवालों तक नहीं आ पा रहे हैं, आपको सवालों के जवाब नहीं मालूम है, आप देना नहीं चाह रहे हैं, इतनी बातें हो सकती हैं, इससे ज़्यादा केस नहीं हो सकते। एडिशन ऑफ शेक्सपियर जो आपको याद रखना है, विद प्रेफेस, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टेक्स्ट डिफेंडिंग शेक्सपियर डिस्पाइट हिज रूल ब्रेकिंग। मतलब इन्होंने जो एरिस्टोटल की यूनिटीज़ नहीं यूज़ की थी, वो नहीं किया था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफेंड किया शेक्सपियर को कि उन्होंने भले ही नहीं यूज़ करी बट उनका वर्क परफेक्ट था। ठीक, उन्होंने कॉमेडी और ट्रेजेडी को मिला दिया था शेक्सपियर ने, अभी डे 2 में कवर किया है, समझ रहे हो। बॉसवेल्स लाइफ ऑफ जॉनसन, जिसमें जेम्स बॉसवेल, बायोग्राफी ऑफ जॉनसन, ग्रेटेस्ट बायोग्राफी इन इंग्लिश लिटरेचर। अगर आपको बायोग्राफीज पढ़ने का शौक़ है तो आपने ये पढ़ी ही होगी, मैं मान कर चल रही हूँ, अगर नहीं कोई बात नहीं। अगले आ रहे हैं हमारे पास ओलिवर गोल्डस्मिथ, जिनका था शी स्टूप्स टू कॉन्कर, जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, अटेक्ट सेंटिमेंटल कॉमेडी, और फेमस फॉर मिस्टेक ऑफ अ नाइट प्लॉट। मिस्टेक ऑफ अ नाइट प्लॉट है इसके अंदर, जिसके लिए फेमस है। आप इसको मान सकते हैं मार्लोस सोशल एंग्जाइटी को एज अ कॉमिक डिवाइस यूज़ किया गया है। ठीक, द वाइसर ऑफ वेकफील्ड जो एक नॉवल है, सेंटिमेंटल है बट रियलिस्टिक है। द डिजर्टेड विलेज जो पेस्टोरल एल्गी है, लिमिटिंग द इनक्लूजर मूवमेंट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ रूरल कम्युनिटीज, प्रिकर्सर टू रोमांटिसिज्म, सोशल कंसर्न। ठीक, अगले हमारे पास थॉमस ग्रे, जो फिर से इम्पॉर्टेंट है। देखो, अगर आप इस पूरे लेक्चर को एक दिन में नहीं देख पा रहे हो, मतलब देख तो लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, बट अगर याद नहीं कर पा रहे तो अपने दिन के 2 हिस्सों में देख लेना, आधा सुबह आधा शाम, मतलब उतना देखना जितना आपको याद रह पाए। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी गाथा समझ ली और याद कुछ रहा नहीं, समझ रहे हो, तो थोड़ा मेंटेन रखना। थॉमस ग्रे, द ब्रिज टू रोमांटिसिज्म, यहाँ से रोमांटिसिज्म की स्टार्ट हुई, रूल्स थोड़े थोड़े टूटने लगे, है ना। एल्गी, रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो फेमस भी है, एक ट्रांजिशन पीरियड की तरह हम इसको वर्क में देखते हैं। कंबाइंस न्यू क्लासिकल फॉर्मेलिटी विद रोमांटिक सेंटिमेंट, कंटेम्पलेट्स द लाइव्स ऑफ कॉमन रूरल डेड। फुल, इसमें एक जो ये लाइन आ रही है, फुल मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन, फेमस लाइन ऑन वेस्टेड पोटेंशियल। फुल मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। ठीक, Gray is important as a transitional figure, maintains neoclassical decorum but introduces emotion, nature, feeling and sympathy for the common man that will define romanticism. थॉमस ग्रे के बारे में आपको याद रखना है।
अब हम आते हैं की प्रोफाइल्स एट अ ग्लांस, जो जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, जिससे आपको समस्या ना हो, आपको ऐसा ना लगे, भरा भरा ना लगे कि क्या क्या पढ़ा दिया आपने, है ना। तो मैंने आपको जॉन ड्राइडन पढ़ाए हैं जो रिस्टोरेशन एज के हैं, मैं जिनका की वर्क्स हैं मैकफ्लेक्नोए, एब्लिसम, एरिस्टोटल ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। ये जॉन ड्राइडन हैं, ये अलेक्जेंडर पोप हैं। तो ये आपको सारे एट अ ग्लांस दे दिए हैं जिससे आपको आसानी हो जाए। अलेक्जेंडर पोप अगस्तन एज के हैं, वहीं जो नाथन स्विफ्ट अगस्तन एज के हैं। सेमिल जॉनसन, एज ऑफ जॉनसन, वो इतने महान थे कि उनके नाम पे एज ही बना दी। सेमिल रिचार्डसन जिनके बारे में हमने पढ़ा, हेनरी फील्डिंग जिनके बारे में हमने पढ़ा, और इनके वर्क्स भी हमने देख लिया। अब एक बार हम आपको ऐसे रिवाइंड करा देते हैं कि हमने किया क्या है। हमने अभी तक ये किया है कि हम मेटाफिजिकल पोइट्री हमने अपने डे 3 में पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था जॉन डन थे, 17th सेंचुरी वाला टाइम चल रहा था, है ना, स्टार्टिंग वाला। और इसमें क्या था कि लोग चीज़ें मेटाफिजिकल कॉन्सीट का यूज़ कर रहे थे, विट का यूज़ कर रहे थे, है ना, थोड़ा सा सटायर भी यूज़ कर रहे थे, वो सारी चीज़ें कर रहे थे। अब जो भूल गए हैं उनको एक बार मैं दिखा दूँ क्या क्या यूज़ कर रहे थे। ये यूज़ कर रहे थे, इसके जो मैंने आपको की फीचर्स या कराए थे ना, वो यूज़ कर रहे थे। क्या? मेटाफिजिकल कॉन्सीट, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ड्रामेटिक डायरेक्टनेस की, मतलब आपको ये लाइन पढ़ के आप उस सीन में पहुंच जाएंगे। लाइक आप ये लाइन पढ़ के देखिए एक बार, फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। पहुंच गए ना आप सीन में। हाँ, बस वही बात है। तो ऐसे क्या था कि मेटाफिजिकल पोइट्री से हम पोजीशन इंटर में जा रहे हैं, जहाँ पोजीशन रूल फिर से वापस आ रहा है, पोजीशन लोग आ रहे हैं, फिर वहाँ से हम देख रहे हैं चार्ल्स फर्स्ट का जो एग्जीक्यूशन हुआ। तो चार्ल्स सेकंड जब आए हमारे रेस्टोरेशन में, थ्रोन का रिस्टोर हुआ, है ना, चार्ल्स सेकंड आए 1660 में। वहाँ से हमारी न्यू क्लासिकल एज स्टार्ट हुई, जहाँ पे रीजंस आए, रूल आए, और लोगों ने कहा कि हमारे जो पुराने एंसेस्टर्स हैं वो उन्हीं के तरीक़ों पे चलेंगे, लाइक हॉरेस, है ना, और वर्जिल, उनके कहने पे चलेंगे, उन्हीं के रूल पे चलेंगे। अच्छा, हॉरेस का कहना क्या था कि पोइट्री शुड टीच एंड डिलाइट, इंस्ट्रक्ट और डिलाइट, है ना। तो वो वाला सीन था कि हम उनके कहने पे चलेंगे। फिर वहाँ से एक अगस्तन पीक आया जहाँ पे पोप आया, स्विफ्ट आए, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क लिखे। फिर वहाँ से एज ऑफ जॉनसन आई, जहाँ से ट्रांजिशन होने लगा और प्री रोमांटिसिज्म के तरफ आ गए, जहाँ पे हमें थॉमस ग्रे मिले, वर्न्स मिले। उससे क्या हुआ कि रूल टूटने लगा, और रूल टूटते टूटते क्या हुआ, हम रोमांटिसिज्म की तरफ आए, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, रोमांटिक एज। अब मुझे लग रहा है आपको ये पूरा फ्लो चार्ट समझ आ गया होगा, पूरा एक वो समझ आ गया होगा कि कहाँ से चीज़ें चली हैं, कहाँ पे आई हैं। ऐसे ही नॉवल के बर्थ देख लेते हैं कि नॉवल की कैसे जन्मा, है ना। तो डेनियल डिफोए हमने देखा, रॉबिन्सन क्रूज़ उनका हुआ। फिर वहाँ से पेमेला जो बहुत फेमस रहा, रिचार्डसन का जो एपिस्टलरी फॉर्म में रहा, एपिस्टलरी क्या होता है, लेटर्स के फॉर्म में रहा। फिर वहाँ से फील्डिंग पे आया, टॉम जोन्स की फील्डिंग जो पैरोडी था। फिर फील्डिंग से स्टैंडने के पास आए, जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल था, एक्सपेरिमेंटल इन द केस कि वॉल्यूम 3 आ गया और नरेटर आया ही नहीं है, मतलब जन्मा ही नहीं है, ठीक। फिर वहाँ से शुरुआत हुई मॉडर्न नॉवल की, जो 19th सेंचुरी के बाद शुरुआत हो गई, ठीक। फिर अब हम बात करेंगे पोप की, अलेक्जेंडर पोप की मॉक एपिक, कि वो काम कैसे करती। जो अलेक्जेंडर पोप हमने पढ़े सबसे स्टार्टिंग में, है ना, उनका क्या था, वो ट्रिवियल सब्जेक्ट को लेके चलते थे, लाइक कटिंग अ लॉक ऑफ अ हेयर। रेप ऑफ द लॉक में हम पढ़ रहे थे ना, हाँ वही ट्रिवियल सब्जेक्ट को लेके हुए एक एपिक मशीनरी, लाइक स्लेव्स, जेनोम्स और गॉड्स, उनको लेते हुए साथ में हीरोइक लैंग्वेज के साथ, मतलब एलिवेटेड स्टाइल के साथ, एक कॉमिक कंट्रास्ट डालते हुए, मतलब हाई और लो का मिक्स करके सटायर डालते हुए वो मॉरल क्रिटिक पे पहुंच जाते थे, जहाँ पे वैनिटी एक्सपोज हो जाती थी। तो ये उनका स्टाइल था, ये ऐसे उनकी चीज़ें काम करती थी। दिस इज़ वॉट यू हैव टू रिमेंबर। अब हाई यील्डिंग पॉइंट्स हैं हमारे पास, जो एग्ज़ाम फोकस हैं, जो आपको याद ही रखने हैं, वो ये याद रखने हैं कि न्यू क्लासिकल पीरियड में जो 1660 से 1785 तक रहा, रिस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ रोमांटिसिज्म के स्टार्टिंग से। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपने देखे, मतलब 3 सब पीरियड्स आपने देखे, रिस्टोरेशन और अगस्तन एज और एज ऑफ जॉनसन। हीरोइक कपलेट आपने देखा, जो 2 राइमिंग लाइंस होती हैं एम्बिक पेंटामीटर की, द हॉल मार्क फॉर्म परफेक्टेड बाय पोप एंड ड्राइडन। मॉक एपिक देखा आपने, जो आपने मैकफ्लेक्नोए और रेप ऑफ द लॉक में बहुत ज़्यादा देखा है ना। ये 2
ग्रेटेस्ट मॉक एपिक्स हैं, अप्लाइंग एपिक कन्वेंशंस ट्रिवियल सब्जेक्ट फॉर सटायरिकल इफेक्ट। वहीं ड्राइडन जो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ऐसे और ड्रामेटिक पोइजी में आपने देखा कि कैसे ये मेजर इंग्लिश क्रिटिकल वर्क रहा है प्रोज में। पोप की जो डेफिनेशन थी विट की वो आपने देखा है ना, ऐसे ऑफ क्रिटिसिज्म में वॉट ऑफन वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस। ये वाली चीज़ आपने विट देखी कि कैसे वो सटायर डाल रहे हैं, कैसे विट डाल रहे हैं। स्विफ्ट का अ मॉडेस्ट प्रपोजल देखा जो फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। आयरनी सस्टेन्ड आयरनिक आर्ग्यूमेंट इन इंग्लिश प्रोज रिटन इन 1729। गुलिवर ट्रेवल्स हमने देखा जो नेल्सन स्विफ्ट का, जिसमें 4 पार्ट थे, हर एक पार्ट अपना एक सटायर रिप्रेजेंट कर रहा था। वहीं एपिस्टलरी नॉवल जो हमने देखा जो लेटर्स के फॉर्म में थे। एडिसन का स्पेक्टेटर देखा और जॉनसन की डिक्शनरी देखी जिसने 9 साल लिए और 40,000 से ज़्यादा वर्ड्स उसमें आए हैं अप्रॉक्स, है ना। फर्स्ट मेजर इंग्लिश डिक्शनरी। इसकी खास बात क्या थी वो कमेंट डाउन करो, अभी पढ़ा के आई हूँ मैं। ग्रेस एल्गी, अगर नहीं याद आया पीछे जाओ और देखो एक बार, ऐसे काम नहीं चलेगा। ग्रेस एल्गी देखी जो एक ट्रांजिशनल पोएम थी नियो क्लासिकल फॉर्म से रोमांटिक फॉर्म में, क्योंकि नियो क्लासिकल फॉर्म में तो थी और सेंटिमेंट में रोमांटिक की तरह थी, इसलिए इसकी फेमस लाइंस जो हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। वॉसवेल्स लाइफ ऑफ जॉनसन देखी। 3 यूनिटी देखी। 3 यूनिटी हमने कैसे देखी कि यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन जो हम एरिस्टोटल वाली देख रहे थे, क्लासिकल रूल ऑफ ड्रामा जो चल रही थी, वो हमने न्यू क्लासिकल पीरियड में देखी कि जॉनसन ने कैसे उसको डिफेंड किया कि शेक्सपियर ने इग्नोर कर दी थी कुछ यूनिटीज़ अपने वर्क्स में, उसको डिफेंड करते हुए। और किस बात की तारीफ़ करी कि उन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी को कैसे बैलेंस आउट करके मिक्स कर दिया है, ठीक। अब हमारे पास कुछ टेबल्स हैं जो बहुत ही गोल्डन टेबल्स हैं, जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। कैसे अच्छी लगेंगी कि आपको यहाँ राइटर मिल गया, उसका फेस मिल गया, उसका फॉर्म जॉनर मिल गया, कीवर्ड्स मिल गया, कोर आइडिया मिल गया, एग्जाम पॉइंट मिल गया, सब कुछ यहाँ पे आपको समा दिया गया। तो जॉन ड्राइडन रेस्टोरेशन फेज के हैं। फॉर्म कौन सी है? पोइट्री, क्रिटिसिज्म, ड्रामा। कीवर्ड्स क्या है? मैकफ्लेक्नोई, ड्रामेटिक पोइजी। क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, हीरोइक कपलेट के लिए पाइनियर है, ठीक। विलियम कॉनग्रीव जो फाइनेस्ट प्रोज स्टाइल इन रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जाने जाते हैं। रेस्टोरेशन के हैं अगेन द वे ऑफ द वर्ल्ड और लव फॉर लव के लिए जाने जाते हैं। तो ये सारे जो मैं आपको पढ़ा के आ रही हूँ ना, ये सारी वही चीज़ें। तो एक बार आप ऐसे नज़र जब खुद से रिवाइज करो तो ऐसे नज़र घुमा लेना, आपको सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है। चलो ये आप देख लोगे खुद से, ठीक है। इतना आपको देखना चाहिए। ऐसे आप वीडियो पॉज कर करके देख लेना और नोट्स बनाने हो तो ऐसे बना लेना, क्योंकि अच्छी बात है। न्यू क्लासिज्म और रोमांटिसिज्म का ये हम थोड़ा सा आपको लिंक करा दे रहे हैं, जो हम आपको कल पढ़ाएंगे उससे। बात ये थी कि न्यू क्लासेस में जैसे हम रीज़न और इंटेलेक्ट की बात कर रहे थे, वहीं हम जो रोमांटिसिज्म जो इसके बाद एज आई है, जो हमने ट्रांजिशन देखा ना कि रूल तोड़ने लग गए लोग, तो जो रोमांटिसिज्म वाली एज आई है उसमें क्या है, इमेजिनेशन और इमोशन को तवज्जो दी जाएगी। तो सुप्रीम फैकल्टी जो न्यू क्लासेस में रीज़न और इंटेलेक्ट का था, वहीं रोमांटिसिज्म में इमेजिनेशन और इमोशन का आ जाएगा। फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, न्यू क्लासेस में बहुत रिजिड है, हीरोइक कपलेट्स हैं, रूल्स हैं, आइम्बिक पेंटामीटर, मतलब आइम्बिक पेंटामीटर में आप 2 लाइन लिख के मेरे को भेजिए, तब आप समझ पाएंगे कि क्या होता है आइम्बिक पेंटामीटर। और रोमांटिसिज्म में ऑर्गेनिक था, फ्लेक्सिबल था कि आपके दिल से बात आनी चाहिए, आपको लिख दो, किसी भी फॉर्म में लिख दो। नेचर कैसा था? न्यू क्लासिज्म का बैकड्रॉप था, टेम था, सोशल था, वो पुराने रूल्स पे चलना चाह रहे थे। वहीं रोमांटिसिज्म में लिविंग था, स्पिरिचुअल टीचर था कि आप हील होते हुए लिखो, जो भी लिखो। लैंग्वेज अगर देखें तो हमारी न्यू क्लासेस में एलिवेटेड थी, डेकोरस थी और पोइटिक डिक्शन था। वहीं पे ये रोमांटिसिज्म में बहुत लैंग्वेज बहुत कॉमन मैन की तरह बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखे एलिवेटेड टोन नहीं थी। सब्जेक्ट हमारे सोसाइटी, पब्लिक लाइफ और मॉरल करेक्शन रहता था न्यू क्लासेस में। वहीं हमारे रोमांटिसिज्म में क्योंकि लोग फील ज़्यादा कर रहे थे, तो इंडिविजुअल, पर्सनल और रूरल था। की मूड हमारा सटायर और मॉक एपिक था न्यू क्लासिकल में। वहीं लिरिक, ओड और रोमांस था हमारे रोमांटिसिज्म में। मॉडल्स हमने देखे, क्लासिकल मॉडल देखा जो हॉरेस और वर्जिल को मान रहे थे, वहीं यहाँ पे मीडिएवल और ओरिएंटल को मान रहे थे। डोमिनेंट फॉर्म हमने देखी न्यू क्लासिकल में, हीरोइक कपलेट, ऐसे, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। वहीं हम इसमें देखेंगे रोमांटिसिज्म में लिरिक, पोइट्री और गॉथिक नॉवल। ये बहुत अच्छे से डिटेल में हम कल देखेंगे, ठीक है। क्रिटिकल टर्म्स ऑफ न्यू क्लासिकल एज, अगर हम कुछ टर्म्स देख लें जो हम अभी बार बार पढ़ रहे थे, उनका मतलब क्या होता है? तो मतलब ये होता है, जैसे हम डेकोरम की बात करते हैं तो डेकोरम मीन्स स्टाइल मस्ट मैच सब्जेक्ट, मतलब हाई सब्जेक्ट का हाई स्टाइल होना चाहिए और लो स्टाइल
का लो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, मतलब सीरियस बात सीरियस वे में कही जानी चाहिए और हंसी मजाक वाली बात हंसी मजाक वाली में कही जानी चाहिए। सिंपल तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो। क्लासिकल प्रिंसिपल है और ड्राइडन और पोप इसको बहुत अप्लाई करते थे। विट क्या है कि विट ये है कि कैसे आप क्लेवरली एक्सप्रेस कर पा रहे हो ट्रुथ को, कि इंसान समझ भी ना पाए और आपने कह भी दिया, ठीक। पोप अपने ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में ये चीज़ बहुत डिस्कस हुई है। मॉक एपिक और मॉक हीरोइक, अभी मैंने जब आपको बताया तो ये बताया था एपिक कन्वेंशंस अप्लाइड ट्रिवियल सब्जेक्ट फॉर सटायरिकल इफेक्ट, जिसमें ड्राइडेंस का मैक्रोलेक्नोई और पोप्स का रेप ऑफ लॉक हमने पढ़ा हुआ है कि कैसे मॉक हीरोइक और मॉक एपिक के फॉर्म में ये चीज़ें हमारी यूज़ हुई हैं। 3 यूनिटीज़ अभी हमने बात की, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस लोकेशन, टाइम प्लेस एक्शन, जो एरिस्टोटल से न्यू क्लासिकल ड्रामा क्रिटिसिज्म तक आई है। वहीं हमने ये जो वर्ड पढ़ा था जिसमें आपको लगा था ये आपने क्या पढ़ा दिया, तो इट्स कॉल्ड द अपीयरेंस ऑफ ट्रुथ। आप इसे पढ़ सकते हो वेरिसिमिलिट्यूड, मतलब अपीयरेंस ऑफ ट्रुथ के कैसे रियलिस्टिक डिटेल के साथ आप फिक्शन को मतलब विश्वास करने लायक बना सकते हो, जो हमने डेनियल डेफॉय के नॉवेल्स में देखा। एपिस्टोलरी नॉवल, जो ऐसा नॉवल जो आप लेटर्स के थ्रू पूरा पढ़ा दो बता दो, डेट इज़ नॉवल थ्रू लेटर्स, जिसमें हमने देखा पमेला और क्लैरिसा रिचार्डसन का जो वर्क है कॉमेडी ऑफ मैनर्स में हमने देखा कि कैसे सटायरिकल कॉमेडी ऑफ अपर क्लास सोशल, अपर क्लास लोगों की कैसे हम विट और बिहेवियर को कैसे सटायरिकल कॉमेडी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, डेट इज़ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और इसमें हमने जो की फिगर्स देखे थे वो बताओ कौन कौन से देखे थे। अब ध्यान तुरंत चला गया होगा, वैसे चाहे कहीं पे भी ध्यान हो, है ना। चलो, यहाँ हॉरिस की जो बात आ रही है वो हॉरिस का कहना ये था कि हॉरिस का प्रिंसिपल जो न्यू क्लासेस ने अडॉप्ट किया था वो ये था कि पोइट्री शुड इंस्ट्रक्ट और टू डिलाइट। उसका काम है कि वो या तो इंस्ट्रक्ट करे और डिलाइट भी करे, और प्रोड्यूस और डिक्लेयर इट। आई अगेन वही बात, फिर वही बात नहीं। हॉरिस सेंट्रल टू एडिशन स्पेक्टेटर्स। हीरोइक कपलेट हमने देखा, दो राइमिंग आइम्बिक पेंटामीटर की लाइन जो एक कंप्लीट थॉट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो ड्राइडन से पोप तक चली हैं। स्विफ्टियन आयरनी देखिए, सेइंग द अपोजिट ऑफ व्हाट वन मीन्स फॉर डेवास्टेटिंग सटायरिकल इफेक्ट, अ मॉडेस्ट प्रपोजल। अगर आप ये पढ़ोगे तो आप जानोगे कि मैं कह क्या रही हूँ। अब हमारे पास कुछ PYQs आ गए हैं जो आपको आंसर करने हैं एज़ पर द रूल, कि मैं आपको सारा बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, बट आपको एट द एंड PYQs आंसर करने हैं। तो आपको के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आपको आंसर इसका देना है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच पीरियड। बताओ, अभी पढ़ा क्या है, ये तो सिंपल है यार। चलो, भले ABCD लिखो, बट लिखो, आंसर दो। लिख दोगे ना, ठीक है। दूसरा, अगस्तन एज जो है इंग्लिश लिटरेचर में वो क्यों कहा जाता है, चलो बताओ। ये भी इजी है, बता दोगे, चलो लिखो। थर्ड, वी हैव एलेक्जेंडर पोस्ट द रेप ऑफ लॉक इज क्लासिफाइड एज। बताओ। ये सारी मतलब 2-3 बार एक ही लेक्चर में बता देती हूँ मैं, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको यहाँ पे आंसर भी बताऊँगी। नहीं बेटा, आपको बताने हैं। बता दोगे। चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस पोप कॉन्सेप्ट ऑफ विट फ्रॉम ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। Fifth question, Jonathan Swift's A Modest Proposal proposes as a solution of Irish poverty that first, the English government should increase taxes. Second, the Irish should migrate to colonies. Irish babies should be eaten as food by the English rich. Ironically, Parliament should pass reform legislation. ये आप भले ही मैंने आपको मॉडेस्ट प्रपोजल पूरा नहीं बताया, बट इतना बताया कि आप इसका आंसर बता पाओ। बताओ। The epistolary novel form, a novel told through letters, was pioneered in English literature by। बताओ। अगर आपको इन सब के मतलब पूरा लेक्चर करने के बाद अगर आप इनके आंसर्स दे पा रहे हो तो समझो कि आप पढ़ रहे हो, ठीक।
सेम्युअल जॉनसन अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन। अब आपको 40,000 वर्ड्स भले ही याद हों कि इन्होंने 40,000 वर्ड्स के अप्रॉक्स लिखे थे, बट कब पब्लिश हुई थी ये बता दो। याद है? बताओ। हेनरी फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज was written primarily as। सबके आंसर चाहिए मेरे को। असर्शन रीज़न हमारे पास क्या है कि ड्राइडन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, और रीज़न है इज वर्क ऑफ ड्रामेटिक पोएसी इज फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन प्रोज डायलॉग फॉर्म। इसका आंसर आपको देना है, और इट्स द ईजी वन, भले ही ट्रिकी लिखा है बट आपके लिए ईजी है, आई नो, और इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। 10th मैचिंग टाइप है हमारे पास। मैचिंग टाइप हमारे पास क्या है कि आपको इनके मैच करने हैं, कौन सा किसके साथ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके आंसर्स के अलावा मेरे पास कुछ और है। इनसाइडर स्ट्रेटेजी ये है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, आखिर चाहता क्या है, तो वो ये पूछना चाहता है कि पोप्स के वर्क स्पेशली कैसे होते हैं, उसके कोटेशंस क्या होते हैं, जो मैंने आपसे कहा कि बोनस लेक्चर में आपको कोटेशंस में कराऊंगी। आयरनी जो है, स्विफ्ट्स आयरनी, उसके बारे में पूछना चाहता है ना। पार्ट 4 तो बहुत ज़्यादा गुलिवर ट्रेवल्स का पूछा गया है। ड्राइडन का फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, रिचार्डसन का जो फील्डिंग कंपैरिजन के साथ है, एपिस्टलरी का ओमनिशन के साथ है। मतलब पढ़ाया आपको सब अलग अलग है, बट वो पूछ मिक्स में लेता है जहाँ पे आप अटक जाते हो, ठीक है। इसका ईयर और सिग्निफिकेंस। मैचिंग टाइप पूछ लेता है, 3 पेजेस हैं उनके बारे में पूछ लेता है। आपको पता होना चाहिए कौन सा राइटर कौन से फेस का है। और कॉमन ट्रैप ये आता है कि फर्स्ट इंग्लिश नॉवल डिबेट बहुत चलती है कि कुछ कहते हैं कि डेनियल डेफन का रोबिन्सन क्रूसो है, और कुछ कहते हैं रिचार्डसन का पेमेला है। और यूजीसी नेट वैसे तो डिफोरे को एक्सेप्ट कर लेता है फर्स्ट नॉवेलिस्ट, बट कभी कभी आप अगर फर्स्ट एपिस्टलरी नॉवेलिस्ट की बात अगर कहेंगे तो आपको रिचार्डसन ही लगाना है। कॉमन ट्रेड एक ये भी है कि टेटलर जो है वो स्टील के थ्रू फाउंड किया गया था, और स्पेक्टेटर वॉज अ जॉइंट वेंचर बाय एडिसन एंड स्टील। तो ये याद रखना है, आप इसको स्वैप मत करना। मॉडेस्ट प्रपोजल बार बार आ रहा है, इसके बारे में पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ा है तो मॉडेस्ट प्रपोजल मुझे बता देना, मैं पढ़ा दूँगी। कॉमन ट्रैप एक थॉमस ग्रे इज़ आर ट्रांजिशनल फिगर, जो ना ही पूरी तरीके से न्यू क्लासिकल है ना ही रोमांटिक है। तो उनकी जो एलगी है वो ब्रिजेस करती है दोनों ही को, तो उनको किसी एक तरफ मत रख देना, बीच में ही रखना, ठीक है। कोई रिवीजन बॉक्स जो हमने पढ़ा है, हमने देखा है पीरियड कब से कब तक है, 3 पेजेस देखे हैं, डोमिनेंट फॉर्म देखा है, मॉक हीरोइक देखा है, पोएम्स देखा है, सब टायरनी देखा है, सब कुछ देखा है। ये सब कुछ हम बार बार देखते ही हुए आ रहे हैं। अगेन मैं बता दूँ, पेपर 1 का हम कम्युनिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आज का बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत हो गया, और बहुत नहीं हो गया, मतलब इट्स ओके, इतना तो होना ही चाहिए। और उम्मीद करती हूँ आप मन लगा के पढ़ेंगे, मन लगा के समझेंगे, और जो नहीं आएगा उसके लिए आप पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूँगी, है ना। सो अगर चीज़ें अच्छी लग रही हों तो अप्रिशिएट करो, फीडबैक दो। कम्युनिकेशन में भी जैसे हम पढ़ाते हैं कि मॉडल्स में कैसे फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है, तो फीडबैक दो, अपनी क्वेरीज पूछो, चैनल से जुड़े रहो, दोस्तों का भला कराओ, है ना, अपना भला कराओ, बिंदास पेपर दो, बिंदास चीज़ें समझो और जुड़े रहो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो किया है तो कर लो, अब कौन सा दिन आएगा जो करोगे, है ना। चलो, रोमांटिक एज कल हम पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना, ध्यान से रहना। ध्यान से क्या रहना, मतलब ये तैयार कर लेना, रोमांटिक एज के लिए तैयार रहना। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इट्स